हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस के बारे में, नोड्स के बारे में एंड केवीएल केसीएल के बारे में और नोड एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस। अब ब्रांच क्या होती है? अब ब्रांच अब ब्रांच इज सिंगल एलिमेंट और कंपोनेंट इन द सर्किट, यानी कि किसी सर्किट में एक सिंगल एलिमेंट या फिर वो एलिमेंट्स जिनमें एक ही सेम करंट जा रहे हैं, यानी वो एलिमेंट जो सीरीज में कनेक्ट होंगे वो क्या कहलाएगी? ब्रांच कहलाएगी। जैसे कि इसमें एलिमेंट के कितने होंगे? इसमें एलिमेंट होंगे, एलिमेंट एलिमेंट कितने होंगे इसमें? एक, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा और चौथा, चार एलिमेंट। बट इसमें अगर हम देखें ब्रांच कितनी है, तो ब्रांच है इसमें सिर्फ तीन। एक ब्रांच यहाँ पे है, ये ब्रांच वन है, ये सेकंड ब्रांच है ड्यू टू, एंड ये थर्ड ब्रांच है। तो ये कितनी ब्रांचेस हैं? तीन ब्रांचेस है। ऐसे ही इसमें कितनी ब्रांच होंगी? वन, टू, थ्री एंड फोर। फोर ब्रांचेस यहाँ पे होंगी। ओके, अब नोड पे आते हैं। नोड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक ही पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको हम नोड कहते हैं। अब नोड दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल नोड, एक प्रिंसिपल नोड। देखो, अगर दो ब्रांचेस, दो एलिमेंट एक पॉइंट पे आके मिलेंगे तो वो कहलाएगा सिंपल नोड। ये कैसा होगा? देखो, ये एक एलिमेंट है, ये वोल्टेज सोर्स एक एलिमेंट है, तो वोल्टेज सोर्स जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक, ये दूसरा एलिमेंट है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला नोड, ये कैसा नोड है? ये एक सिंपल नोड है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं। सिंपल, ठीक? ये एक सिंपल नोड है, सिंपल नोड। अब अब वो नोड, वो पॉइंट जहाँ पे दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, वो कैसा कहलाएगा? प्रिंसिपल नोड, यानी कि मुख्य नोड कहलाता है। अब यहाँ देखिए, ये वाला, ये पॉइंट, एक तो ये वाला एलिमेंट मिल रहा है इस पे, एक ये और एक ये, तो ये कैसा हो जाएगा? ये प्रिंसिपल नोड हो जाएगा, प्रिंसिपल नोड। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं हम। केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या स्टेटमेंट है इसका? इट स्टेट दैट द algebraic सम ऑफ द करंट एंटरिंग इन अ नोड और मीटिंग एट अ पॉइंट, किसी भी नोड पे आने वाली सभी करंट का बीज गणितीय योग क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, किसी भी नोड पे या फिर किसी भी पॉइंट पे आने वाली और जाने वाली करंट का योग बराबर होता है। अब इसको देखो और एक्सप्लेन करें। जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये एक हमारा नोड है, प्रिंसिपल नोड। यहाँ लगभग पांच ब्रांचेस मिल रहे हैं। अब इसमें करंट आ रही है I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5। ओके, अब एक हमें कन्वेंशन बनाना होगा जहां हम केसीएल यूज करेंगे। तो कन्वेंशन आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन, जो कन्वेंशन बनाओगे वो हमेशा फॉलो करना। अब एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग कन्वेंशन ना लगा देना। जैसे कि मैं यहाँ मानूंगा इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा। इनकमिंग करंट एट अ नोड, क्या मानूंगा इसको? नेगेटिव मानूंगा। और आउट गोइंग करंट को मैं पॉजिटिव मानूंगा। आउट गोइंग करंट को मैं पॉजिटिव मानूंगा। ओके,
तो इसमें क्या है भाई, देखिए यहाँ पे इनकमिंग करंट I1 क्या है, इनकमिंग है तो उसको नेगेटिव लिख देंगे। I2 क्या है, जाने वाली करंट है तो उसको पॉजिटिव लिख देंगे। I3 आने इनकमिंग करंट है, उसको नेगेटिव लिख सकते हैं। I4 क्या है, आने वाली करंट है तो इसको भी नेगेटिव लिख देंगे। I5 क्या है, जाने वाली करंट है, इसको पॉजिटिव लिखेंगे। यानी कि इन सभी का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। इससे क्या निकल आएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I5। यानी जितनी करंट यहाँ एंटर करेगी उतनी करंट यहाँ से बाहर भी जाएगी। ओके, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज 0। ओके, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि एक लूप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके अक्रॉस वोल्टेज का सम क्या हो जाएगा, 0 होगा। उसके अक्रॉस वोल्टेज का सम 0 होगा। अब ये किस कंसेप्ट पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम एक लूप में लगा सकते हैं। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, मान लो कि एक हमने सर्किट ले लिया यहाँ पे। ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस इसका वोल्टेज है VS सोर्स। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, R1 एंड R2, R2। अब माना कि इसमें से करंट कितनी जा रही है, I। ओके, अब ये देखेंगे, देखो एक बात समझो कि रेजिस्टेंस में हमेशा करंट एक वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करती है। जैसे कि रेजिस्टेंस है और अगर इसमें करंट इस दिशा में चल रही हो तो पॉजिटिव पार्ट करंट एंटर होने वाला होगा, जहां पे करंट एंटर होगा वो पार्ट उसका पॉजिटिव होगा, जहां से करंट बाहर निकलेगी वो नेगेटिव पार्ट होगा। यानी कि ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा। क्यों, करंट जिस दिशा में जा रही है उसमें से पॉजिटिव से वोल्टेज क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, एक वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा हमें। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की साइन लिख लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, अब क्या करेंगे, VS को हम जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ेगा, इसमें भी एक कन्वेंशन ले लेंगे कि अगर पोटेंशियल राइज हो रहा है, राइज इन वोल्टेज, तो क्या इसको हम मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और ड्रॉप अगर होगा उसको नेगेटिव मानेंगे, ड्रॉप इन वोल्टेज को हम नेगेटिव मान लेंगे। ओके, तो यहाँ देखो VS से स्टार्ट करेंगे, VS माइनस, यहाँ देखो अब क्या आएगा, प्लस से आएगा या माइनस। देखो यहाँ VS के पॉजिटिव पार्ट से स्टार्ट किए हम और यहाँ R1 में जा रहे हैं। अब वोल्टेज क्या होता, रेजिस्टेंस के पास V बराबर IR, तो उसी से वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन लिखेंगे। अब इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या है, ड्रॉप है। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप को किससे दिखाएंगे, नेगेटिव से दिखाएंगे, I इंटू R1। और आगे बढ़ेंगे तो I माइनस के I इंटू R2। ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका 0 होगा। यानी कि जो भी सभी एलिमेंट के वोल्टेज हैं उन सभी का सम क्या है, 0 है। ओके, चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैश एनालिसिस। अब मैश एनालिसिस बेस्ड होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे। अब मैश एनालिसिस के लिए हम ये देखें कि कौन कौन से स्टेप है, ये पढ़ेंगे। मैश क्या होता है, एक लूप होता है, यानी कि एक क्लोज्ड पार्ट होता है लेकिन जिसके अंदर कोई इनर लूप ना हो, यानी कि सबसे छोटा लूप मैश कहलाएगा। मैश एनालिसिस ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्लेनर नेटवर्क,
यानी कि उन मैथ एनालिसिस वहीं पे लगा सकते हैं जो डायग्राम कागज में बनाए जा सकते हैं, यानी कि 2D डायग्राम में बनाए जा सकते हैं। अगर उसको हम कागज पे बना नहीं सकते या 3D में है तो उसमें हम मैथ एनालिसिस नहीं कर सकते। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको हम 3D से 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे ये क्यूब है। अगर क्यूब को हमें दिया हो क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, उसको 2D में कन्वर्ट कर लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर 2D में कन्वर्ट नहीं होता है तो उसको हम मैथ एनालिसिस से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें नोडल एनालिसिस के लिए की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होगा मैथ एनालिसिस के लिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैसेज। सबसे पहले कितने मैथ्स हैं वो हमें नंबर निकालना पड़ेगा। अब असाइन द मैथ करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम मानेंगे उसी तरफ जिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज में मान सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में भी। अब यहाँ क्या है कि आसान ये होता है कि हम एक ही डायरेक्शन में सभी मैथ्स में करंट मानें। जैसे कि हमारे पास 3 मैथ्स हैं, अगर हम पहले मैथ्स में क्लॉकवाइज करंट को मान रहे हैं तो दूसरे और तीसरे मैथ्स में भी हम क्लॉकवाइज को ही डायरेक्शन में ही करंट को मानेंगे। उसके बाद हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे और V बराबर IR या L dy/dt से हम इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो भी डेटा हमें निकालना होगा वो आ जाएगा। अब मैथ एनालिसिस में अगर हम सॉल्व करें तो कितनी इक्वेशंस होंगी वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको अगर कोई डायग्राम दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि मैथ एनालिसिस से सॉल्व करने पे कितनी इक्वेशन बनेंगी, तो इक्वेशन की संख्या होती है b माइनस ब्रैकेट में n-1, जहां पे b क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, और n क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या निकालना, 10 ओम के रेजिस्टेंस में हमें पावर डेसिपेशन निकालना है। ओके, इसमें क्या है, 10 ओम के रेजिस्टेंस में हमें पावर डेसिपेशन निकालना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखो कितनी इक्वेशन बनेंगी। ओके, चलो भाई इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बनने वाली हैं, b माइनस n-1। ब्रांचेस कितनी है देखो, 1 एक ब्रांच, 2 ब्रांच एंड 3 ब्रांच। तो 3 माइनस नोड कितने हैं, 1 प्रिंसिपल नोड एंड सेकंड प्रिंसिपल नोड, माइनस 2 माइनस 1। तो इक्वेशन कितनी बनने वाली हैं, 2 इक्वेशन बनने वाली। ओके, अब इसमें हमें सवाल में हमें देखना है कि तो हम थोड़ा बड़ा करते हैं। तो हमें बड़ा कर, चलो अब इसी सवाल को करते हैं। चलो, तो पहला करंट हम कितना, देखो कितने लूप है इसमें, ये देखो कितनी मैच है, एक लूप मैच ये वाली है एंड सेकंड मैच इज दिस। ओके, तो इसमें हमने करंट माना है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, ठीक है, इसको मान लिया I1। इसको भी हमने क्लॉकवाइज में मान लिया, इसको क्या दिया I2, इसमें जाने वाली करंट I2। ओके, चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज में देखो कि इस 10 वोल्ट में कितनी करंट बह रही है, ये I1 एम्पियर, और इस 5 ओम में भी कितनी करंट बह रही है, इसमें भी I1 एम्पियर ही करंट बह रही है। अच्छा, अब 10 इस वाले 10 ओम में कितनी करंट बह रही है, I2 एम्पियर। ओके, अब इस बीच वाले I1 में देखो, अब हम अगर मैथ 1 में देखेंगे I1 जहाँ पे वो मैथ 1 है उसमें के हिसाब से हम I1 बड़ा मानेंगे।
जिस मैथ में हम काम कर रहे होंगे, जिस मैथ की हम इक्वेशन लिख रहे होंगे, उस मैथ की हमको करंट बड़ा मानना है। ओके, तो I1 देखो, इसमें I1 यहाँ 5 ओम से गई, और इस 5 ओम में जो सेंटर वाला रेजिस्टेंस है, इस 5 ओम में कितनी करंट जाएगी? I1 तो नीचे की तरफ जा रही है, I2 दूसरी तरफ से आ रही है, वो ऊपर की तरफ, तो इसमें कितनी करंट आएगी? I1 माइनस I2। ओके, अब सेकंड मैथ में देखते हैं। सेकंड मैथ में क्या होगा? I2 को बड़ा मानेंगे, I2 कहाँ जा रही है? 5 ओम में, ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या लिख देंगे? I2 माइनस I1। समझे सभी लोग? ठीक है, अब भाई देखते हैं आगे, इक्वेशन लिखने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं मैथ्स वन में आते हैं। मैथ्स वन में क्या लिखेंगे भाई? देखो, मैथ्स वन के लिए क्या होगा? स्टार्ट करते हैं हम किससे? इस 10 ओम के 10 वोल्ट के सोर्स से। 10 वोल्ट का सोर्स है भाई, इसमें देखो 10 वोल्ट का सोर्स है, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 10 वोल्ट माइनस के, ये रेजिस्टेंस में मालूम है वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो I1 इंटू 5 ओम। फिर यहाँ पे आते हैं ये सेंटर वाले 5 ओम पे, तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू 5 ओम। ओके, कैसे लिखेंगे? 10 वोल्ट माइनस 5 इंटू I1 माइनस 5 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये हमें हमारी पहले मैथ की इक्वेशन बनेगी। अब मैथ दो में देखते हैं। मैथ दो में क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, माना कि हमने मैथ दो में कहाँ से स्टार्ट कर दिया? हमने इस 10 ओम से स्टार्ट कर दिया, तो इस 10 ओम का पॉजिटिव पार्ट कहाँ से? ये वाला पार्ट है। ओके, ये नेगेटिव पार्ट। ओके, अब इस 10 ओम में क्या करेंगे हम? क्लॉकवाइज में हम घूम रहे हैं। क्लॉकवाइज में हम इसमें इसमें करंट I2 घूम रही है। ये I2 करंट कहाँ जाएगी? पहले पॉजिटिव में जाएगी, फिर नेगेटिव में जाएगी। तो इसमें 10 ओम में वोल्टेज ड्रॉप हमें दिख रहा है। 10 ओम में जब वोल्टेज ड्रॉप दिख रहा है, तो माइनस से स्टार्ट करेंगे। माइनस 10 ओम का 10 एंड I2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब 5 ओम में देखेंगे, तो 5 ओम में भी क्या है? इसके हिसाब से पॉजिटिव क्या होगा? इस साइड होगा, नेगेटिव क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो 5 ओम में कैसे जाएगा? 5 ओम में भी नेगेटिव साइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा हमें। तो 5 इंटू I2 माइनस I1 माइनस के 5 इंटू I2 माइनस I1। कुछ इस तरह से हम इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन वन हो गई, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 माइनस 5I1 माइनस 5I2 I1। ओके, I2 में कितना आ गया? 5I2 आ जाएगा। तो इस कैसे आ जाएगा ये? 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 2। और डिटेल में कर देते हैं। इसको कैसे हो जाएगा? देखो, 10 माइनस 10I1 I1 आ जाएगा इसमें, 10 माइनस 10I1 आएगा यहाँ पे। ये 5I1 माइनस 5I1 कितना आएगा? 10I1 एंड माइनस 5I2। I1 और I2 में क्या बनेगा? माइनस वाले पार्ट को राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या बनेगा? 10I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 10। अब इसमें 5 से डिवाइड कर दें, तो I1 2I1 प्लस I2, सॉरी यहाँ प्लस होगा 5I2 में, यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमारी पहली बन गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेंगे? देखो,
माइनस 5i2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5i1। तो इसकी इक्वेशन बनेगी i2 माइनस के 5i1 माइनस के 15i2 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ क्या होगा, -5 से डिवाइड करें तो -i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 0। ये मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट एग्जाम में इतनी डिटेल में नहीं करना भाई, इतना टाइम नहीं देना है। ओके, एग्जाम में इक्वेशन तो हम बहुत तेजी से सॉल्व करना पड़ेगा, और हो सके तो ऑप्शन से चेक कर लेना, ऑप्शन से चेक करने में बहुत टाइम बचेगा हमारे पास। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऐसा किया जा सकता है कि इक्वेशन 2 में हम 2 का गुणा करके दोनों को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, 2i1 कट जाएगा, और यहाँ 6i2 हो जाएगा, वहां पे 2 हो जाएगा। देखते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गुणे 2। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे 2i1 कट जाएगा, माइनस का i2 है यहाँ पे, प्लस का 3i2 इंटू 2 6i2, तो दोनों जोड़ेंगे तो 5i2 है। कितना आएगा, 5i2। इसमें 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे 0 इंटू 2 0 ही रहेगा, तो 2 आ जाएगा। तो i2 की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास, i2 की वैल्यू आएगी 2/5 एम्पियर। ओके, अब हमें i2 ही निकालना था, इसमें इस क्वेश्चन में i2 निकालना था, और पावर डिसिपेशन 10 ओम में, तो 10 ओम में पावर डिसिपेशन कैसा आएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर। ये पढ़ाया था कि नहीं, आई स्क्वायर आर। ओके, तो I कितना है, 2/5 का होल स्क्वायर, एंड टू आर कितना है, 10। इससे आ जाएगा 1.6 वाट आ जाएगा अपना आंसर। ओके, सभी लोग समझे, बस इसको इतना टाइम लेके नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है इतना टाइम। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर इसको तेज इक्वेशन को हमें तेज तेज सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये इक्वेशन 1 सीधे सीधे हम लिख दें। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई यूजिंग मैश एनालिसिस। इस करंट आई की वैल्यू हमें चाहिए मैश एनालिसिस के दौरान। अब इसमें देखो, एक डिपेंडेंट सोर्स भी है जो कि उसी करंट पे डिपेंड कर रहा है, जो करंट हमें निकालनी है। ओके, ओके, चलो भाई, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, हमें मैश डिसाइड करनी होती है। तो हमने माना कि क्लॉकवाइज में हमें करंट माननी है, और पहली मैश हमारी ये है, इसमें करंट बह रही है I1। दूसरी मैश है ये, इसमें करंट बह रही है I2। थर्ड मैश है ये वाला पार्ट, इसमें करंट बह रही है I3। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहली मैथ में देखो, हम सोर्स से स्टार्ट करेंगे। सोर्स यानी कि पावर, सोर्स यानी कि वोल्टेज में बढ़ाता है, यानी कि इसमें करंट कहाँ से, देखो सोर्स के अंदर करंट कहाँ से जाएगी, माइनस से प्लस की ओर, जबकि रेजिस्टेंस के अंदर करंट कहाँ से जाती है, प्लस से माइनस की ओर। तो हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो पहली मैथ में क्या आएगी इक्वेशन, 5 वोल्ट माइनस के 1 ओम इंटू I1। अब इस जो सेंटर में 1 ओम लगा, उसमें कौन सी करंट जा रही है, उसमें सीधे सीधे आई करंट हमें दिखाई है कि इस ओम में 1 ओम में कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है। और उस आई करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, I1 माइनस I2 होगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ इस आई इक्वेशन लिखते टाइम हम इसको इग्नोर करेंगे, पहले I1 माइनस I2 से लिख लेंगे। ओके, अब सेकंड में कैसी इक्वेशन आएगी, यहाँ हम 1 ओम से स्टार्ट कर देंगे। देखो 1 ओम में क्या होता है, वोल्टेज करंट कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगी, तो इसको हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। तो माइनस के 1 ओम इंटू I2। फिर इस वाले पार्ट में देखो करंट कौन सी आ रही है, देखो I2 माइनस I3। ये करंट कौन सी आएगी, I2 माइनस I3 इंटू 1 ओम। और उससे उल्टा चलेंगे तो क्या आ जाएगा, इस वाले 1 ओम में कौन सा आएगा, I2 माइनस I1 आएगा। ओके, तो अब लिखते हैं हम इक्वेशन को अपने। तो मैश वन में देखते हैं, मैश वन की करंट क्या आएगी, प्लस के 5 वोल्ट माइनस के I1
इंटू 1 ओम। तो 1 को तो हम दिखा नहीं रहे हैं, माइनस के क्या है भाई, 1 ओम यहाँ था और I1 माइनस I2 करंट थी यहाँ पे, I1 माइनस I2 करंट था, I1 माइनस I2 करंट था। इसको टोटल में जाके हम जीरो करते हैं। अब कितना बनेगी इसमें, I1 माइनस I1 माइनस माइनस के 2I1 प्लस के I2 इक्वल टू 5 वोल्ट। इसको इक्वेशन 1 कह दो। माइनस के 5 आ गए हैं। मैथ्स 2 में देखें, अब मैथ्स 2 को देखें। मैथ्स 2 में क्या है देखो, यहाँ से 1 ओम से स्टार्ट करेंगे तो माइनस के I2 इंटू 1 ओम। ओके, मैथ्स 2 में क्या है, माइनस के I2 इंटू 1 ओम। तो 1 ओम को दिखाएंगे नहीं। आगे क्या है, I1 1 ओम इंटू I2 माइनस I3, माइनस के I2 माइनस I3। ओके, अभी 2 ओम का करंट देखो, I2 तो यहाँ नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और I2 क्या है, ऊपर की तरफ इसकी उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, तो इसको हम नेगेटिव मान लेंगे। क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ओके, तो माइनस के 2i, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो वो कम करंट को कम कर देगी। आगे देखते हैं, आगे इस 1 ओम में कितनी करंट जा रही है, I2 माइनस I1। 1 ओम में कितनी जा रही है, I2 माइनस I1, तो माइनस के I2 माइनस I1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन लिख दी है हमने। ओके, और उसको तो और आगे सॉल्व करते हैं। देखो माइनस के I2 माइनस के I2 और माइनस के I2 कितने आ गया, माइनस के 3I2। ओके, और यहाँ माइनस माइनस प्लस I3, I1 कितना आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस के I1, I1 माइनस 3I2 प्लस के I3 माइनस के 2 इंटू I इक्वल टू 0। अब मैथ्स 3 में देखते हैं, ये क्वेश्चन सेकेंड हो गई हमारी। अब मैथ्स 3 में देखते हैं यहाँ पे, मैथ्स 3 कहाँ आ गई, तो मैथ्स 3 में कहाँ से स्टार्ट कर दें, सोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सोर्स का पॉजिटिव, सोर्स का से करंट निकलने वाली पार्ट कौन सा, तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं प्लस के 2i माइनस के 1 इंटू I3 माइनस I2। ओके, I3 माइनस I2, उसके बाद माइनस के 1 इंटू I3। ओके, तो हम लिख सकते हैं प्लस के 2i माइनस के I3 माइनस I2 देन प्लस के I3 इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस प्लस के I2 माइनस के I3, और I3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 मिनट कहीं गड़बड़ हुई, हाँ यहाँ माइनस I3 आएगा, माइनस के I3 आएगा, तो प्लस I2 माइनस 2I3 एंड देन प्लस 2 इंटू I इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब एक इक्वेशन और बनेगी हमारी छोटी सी, देखो यहाँ इस पार्ट में देखो, I1 यहाँ जा रहा है, ये पार्ट इस ब्रांच में, ये जो डायगोनल में ब्रांच है बनने वाली, इसमें कितनी करंट जा रही है, I करंट इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, तो I1 माइनस के I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, I की वैल्यू। देखो I1 को अगर हम बड़ा माने और I2 उसमें से घटाएं तो बची हुई करंट I1 के डायरेक्शन में होगी, वो क्या दिखा रही है इन्हें, I बता दी। ओके, तो एक इक्वेशन और होगी यहाँ पे, I1 माइनस के I2 इक्वल टू स्मॉल I इक्वल टू, ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन चारों को सॉल्व करना है। अब चारों को सॉल्व कैसे करें भाई, है ना, तो एक एक करके हम
वेरिएबल कम करते जाएंगे। इसमें मुझे इक्वेशन बन चुके हैं। अब हमें ये देखना है किस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करके सबसे जल्दी आंसर हो जाएगा। तो हमें आंसर में i3 की वैल्यू चाहिए। देखो i3 इसमें बह रही है, उसी जो i हमें चाहिए वही तो i3 की वैल्यू है, यानी कि i3 की वैल्यू हम कितनी जल्दी किसी इक्वेशन से मिल जाना चाहिए। तो अगर हम चौथी इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में रखें, यानी कि i बराबर i1 और i2 होगी, तो ये इक्वेशन किस में बन जाएगी i1 i2 i3 में बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। और अब इसमें से अगर देखो पहली इक्वेशन को चेक करो, वो i1 और i2 में है, तो पहली और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ही मिल जाएगा i3 की वैल्यू। तो हम ये सब कर सकते हैं, पुट इक्वेशन 4 इन 3। तो जब हम ऐसा करेंगे तो i2 माइनस के 2i3 प्लस के 2 इंटू i1 माइनस i2, आई की जगह हमने पुट कर दिया इक्वल टू 0। तो क्या बनेगी इक्वेशन i2 माइनस के i3 कितना है, सबसे पहले i1 लिखते हैं। i1 कितना आएगा 2i1, कितना आएगा 2 इंटू i1। देन i2 कितना आएगा माइनस के 2 इंटू i2, और एक i2 यहाँ पे है तो i2 सिंगल आएगा, प्लस माइनस के i2। फिर i3 कितना है भाई माइनस के 2 इंटू i3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 5 कह देते हैं। तो अब हम अगर इक्वेशन 5 और 1 को सॉल्व, इक्वेशन 1 एंड 5 दोनों को जोड़ दें, तो देखो i1 से i1 कट जाएगा, 2i1 से 2i1 कट जाएगा, i2 से i2 कट जाएगा, और माइनस के 2i3 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा। i3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 एम्पियर। सभी लोग समझे, क्लियर सभी को, आंसर आ गया इस तरीके से। ओके, अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में होगा हमारे पास ऑप्शंस, और हम उन ऑप्शंस को इन इक्वेशन में पुट करके हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ताकि हमारा समय बच जाए। ओके, अगला सवाल। इस सवाल में हमें आई की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आई। आई की कहाँ, ये वाला पार्ट है, ये आई हमें निकालना है। अब इसमें कितने लूप बनेंगे, कितनी मैसेज हैं, 3 मैसेज हैं। तो पहली मैसेज ये है i1, ओके, दूसरी मैसेज क्या है ये i2, और तीसरी मैसेज क्या है i3। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब किसी भी सवाल में बिल्कुल ही दो नोड के, दो इंडिपेंडेंट नोड के बीच में एक हमें क्या दे दी जाए, करंट सोर्स दे दी जाए, तो जो हम करंट मानेंगे वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि i2 की वैल्यू उसमें हमें पहले से बता दी भैया, i2 की वैल्यू 2 एम्पियर है। यानी कि अगर करंट सोर्स किनारे लगा है, ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगी, सीधी सीधी i2 की वैल्यू मैसेज एनालिसिस में उसकी पता चल जाएगी, i2 इक्वल टू 2 एम्पियर है। अब हमारे पास क्या बचा, एक तो i1, ये i1 वाली मैथ बचेगी, एक i3 वाली मैथ बचेगी। ओके, तो आगे देखते हैं। तो इसको मैथ वन मानते हैं। तो मैथ वन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, बताओ। सबसे पहले 2 वोल्ट लेंगे, 2 वोल्ट, माइनस के i1 2 ओम में जा रही है तो 2i1। अब इस 1 ओम में कितना जा रहा है, इसमें 1 ओम में जा रहा है i1 माइनस के i2, i2 की वैल्यू 2 एम्पियर, तो माइनस के i1 माइनस के 2 एम्पियर। ओके, अब यहाँ पे 1 ओम में आते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 1 ओम i1 माइनस i3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे क्या है, 2i1 यहाँ पे है, माइनस के i1 है, माइनस के 3i1 माइनस के 4i1, फिर माइनस के क्या आ जाएगा i2, i2 कहाँ है, i2 हाँ ठीक है, ओके, i2 नीचे ही पड़ेगा इसमें अपने को, माइनस के माइनस माइनस प्लस i3 आ जाएगा, प्लस i3 इक्वल टू 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, दोनों प्लस हो जाएंगे 4। ये इक्वेशन हमारी बन गई। मैथ 3 में देखते हैं, मैथ 3 में क्या आएगा, यहाँ किसी भी रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। अब रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करने पे क्या करेंगे हम, मानो कि हमने 1 ओम से स्टार्ट किया है, तो 1 ओम इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास आई, लेकिन ये कैसा आएगा, ये i3 है, ओके, तो नेगेटिव आएगा।
अब इसके बाद कहाँ जाएंगे, ये 1 ओम में ज्यादा, क्या है ये नेगेटिव आएगा, I3 माइनस I1, I3 माइनस I1। अब ऊपर वाले में देखो ये इस 1 ओम में जाएंगे तो इसमें क्या है, I2 यहाँ पे है, उसके I3 की विपरीत दिशा में चल रहा है, तो I3 माइनस I2, और I2 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, I3 माइनस I2 2 एम्पियर। समझिएगा सभी लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं, I1 और I3 में इक्वेशन बनेगी, I1 यानी कि ये है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के I1, I3 कितना है, माइनस के I3, माइनस के I3, माइनस के I3, माइनस 3I3, कितने I3 बन गया, माइनस 3I3, ये माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 को उस साइड ले जाएंगे, -2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करना हमको, I3 के I1 कहाँ गया, इसमें I1 है ये, सॉरी ये वाला पार्ट I1 है, I1, ओके। तो I1 और I3 में इक्वेशन बनी है, इन दोनों को सॉल्व करना है हमको। तो कैसे कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में 4 से गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे, ओके। सेकेंड इक्वेशन में 4 से गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे, तो I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फाइनली 12/11 एम्पियर, ओके। सभी लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सुपर मैथ पे। सुपर मैथ एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। चलिए भाई, अब हम सुपर मैथ को सॉल्व करते हैं। चलो इस सवाल को पुराने मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। चलो अगर हम यहाँ पे I1 मानेंगे, है ना, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे I1 मान लिया, यहाँ पे I2 मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 4I1 माइनस के 1 इंटू I1, और इसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इस ब्रांच में तो डायरेक्टली हमें 2 एम्पियर का सोर्स दे दिया है, तो इसमें तो हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये कंसेप्ट आता है सुपर मैथ का। अब सुपर मैथ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ली गई है बहुत सारे सवालों में, एसएससी जेईई में भी पूछा गया है। तो दो मैथ के बीच में अगर कोई करंट सोर्स आ जाए, अगर दो मैच के बीच में कोई करंट सोर्स आ जाए तो वो क्या होगा, सुपर मैच कहलाएगा, ठीक है। करंट सोर्स बिटवीन टू मैसेज, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, करंट सोर्स सुपर मैच कहलाएगा। इसको सॉल्व करना और भी आसान होता है, जैसे कि एक I1 हमने यहाँ मान ली, I2 यहाँ मान लिया, और एक और हमें करंट माननी पड़ती है जो की होती है पूरे लूप के लिए, ओके, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे इसको, यहाँ पे हम इक्वेशन यहाँ तक, ये आधे मैच तक ले जाके छोड़ देंगे, और उसके बाद सेकंड की इक्वेशन लिखनी चालू करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम 4 वोल्ट पे आ गए, 4 वोल्ट लिख दिया हमने। उसके बाद 1 ओम है, 1 ओम में कौन सी करंट जा रही है, I1, तो I1 जा रही है, तो I1 हमने लिख दिया, ठीक है। अब I1 के बाद हम इस कॉमन कॉमन ब्रांच में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है, उसको छोड़ के हम अगली ब्रांच में आ जाएंगे, अगली मेष में आ जाएंगे। तो इसमें कौन सी करंट जा रही है, I2, इसमें कौन सी करंट जा रही है, तो I2, I2 क्या है यहाँ पे, माइनस के 1 इंटू I2। अब 2 वोल्ट के सोर्स में भी देखो, ये अगर I2 हम देखें, 2 वोल्ट के सोर्स में I2 क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी कि इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है हमें। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, माइनस के 2 वोल्ट, समझे सभी लोग। इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस के I2 के इक्वल टू 2, इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेंगे, देखो I1 इस साइड है, I2 इस साइड है। अगर कॉमन वाली ब्रांच को देखें तो I1 I2, I2 बड़ी है, I2 अगर कॉमन ब्रांच में कौन सी ऊपर की तरफ जा रही है, I2, तो I2 माइनस I1 क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। I2 माइनस I1 क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 कह दो इसको, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। I2 की वैल्यू भी निकालनी थी हमें, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा भाई, इक्वेशन 1 और दोनों को जोड़ने पे 2I2 इक्वल टू 4, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी भाई।
और यही किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है। ये हमारा आंसर है। समझिए सभी लोग अच्छे से सुपर मैथ्स। ओके, अगले पॉइंट पे आता हूँ, नोडल एनालिसिस। ओके, अब नोडल एनालिसिस के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, केसीएल का यूज करते हैं हम। किसका यूज करते हैं, केसीएल का। तो इसमें नंबर ऑफ नोड सबसे पहले देखने पड़ेंगे। अब और एक नोड को आसान बनाने के लिए, सवाल को आसान बनाने के लिए, एक नोड का वोल्टेज हम जीरो मान लेते हैं, ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद केसीएल इक्वेशन लिखते हैं जितने भी नोड होंगे, और उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये नोडल एनालिसिस मैथ एनालिसिस की तरह नहीं है, इसको हम प्लेनर नेटवर्क पे भी लगा सकते हैं, 3D डायग्राम में भी लगा सकते हैं। अब नोड एनालिसिस में कितनी इक्वेशन बनेंगी, जितने के नोड है उससे एक कम इक्वेशन, यानी कि n-1 इक्वेशन बनेंगी नोडल एनालिसिस में। ओके, देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें हमें इसमें करंट आई निकालनी है। क्या निकालना है, करंट आई निकालना है, ये करंट। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कितने नोड हैं, दो नोड हैं। एक तो ये वाला पार्ट देखते हैं, प्रिंसिपल नोड है ये, है ना, और एक नीचे वाला। अब इक्वेशन कितने बनेंगे अगर देखें तो n-1, एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें केसीएल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, केसीएल एट नोड 1। अब हमने नोड 1 का वोल्टेज क्या माना है, V1, ठीक है, और दूसरे नोड नोड का वोल्टेज हमने जीरो माना है आसानी के लिए। ओके, अब केसीएल लगाते टाइम एक बात ध्यान रखना है, जिस नोड का हमें वोल्टेज निकालना है ना, उस नोड पे हम हमेशा करंट को उससे दूर जाते हुए दिखाएंगे। ओके, अब हमने अभी बताया करंट अगर दूर जा रही हो तो उसका वोल्ट करंट की पोलैरिटी कैसे लेते हैं, हम साइन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो I1 इससे दूर, V1 से दूर जा रहा है। ओके, I2 I2 भी V1 से दूर जा रहा है, और I करंट भी V1 से दूर जा रहा है। I करंट वो करंट है जो हमें निकालना है। ओके, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। ये होता है केसीएल। अब यहाँ देखो, लगाएंगे I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V1 माइनस के 4 वोल्ट माइनस के 0 वोल्ट। ओके, V1 माइनस 4 वोल्ट माइनस के 0, या इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, V1 और फिर यहाँ आखिरी पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, V1 माइनस 0। उसके बाद अगर ये प्लस से माइनस जा रहा हो कोई सोर्स बीच में, तो उसको माइनस लिखेंगे, और अगर माइनस से प्लस जा रहा हो तो उसको प्लस लिख देंगे। यानी कि वोल्टेज कम हो रहा हो तो घटा देंगे उसको, वोल्टेज बढ़ रहा हो, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा हो तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और अब ये वोल्टेज बन गया, उसको करंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 ओम से डिवाइड कर देंगे। ओके, I2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, V1। I2 की वैल्यू देखो क्या है, दी हुई ऑलरेडी। I2 इस साइड जा रही है, और 2 एम्पियर I2 की उल्टी दिशा में है, तो माइनस के 2 एम्पियर आ जाएगा। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो करंट गिवन है वो I2 के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब V1 I निकाले तो V1 माइनस 0, फिर माइनस के बीच में कौन सा, प्लस से माइनस सोर्स है 2 वोल्ट का, अपॉन 1 वोल्ट, 1 ओम इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, V1 और V1, 2V1। ओके, 2V1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस के 2 माइनस के 8 आ जाएगा, बराबर 0। V1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 वोल्ट आ गई। जब V1 की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, I बराबर क्या निकला था हमने, I1 ये था ना, V1 माइनस 0 माइनस 2 अपन 1, तो क्या आएगा, V1 माइनस 0 माइनस 2 अपॉन 1। तो V1 की वैल्यू 4 रख दो भाई, तो कितनी आ गई, I बराबर 2 एम्पियर। ओके, I इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया है। सभी लोगों को समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। चलो भाई, अगले सवाल पे दोबारा आते हैं, क्योंकि ये सवाल बिना रिकॉर्डिंग ऑन किए हुए सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, चलो दोबारा करते हैं इसको। तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन को हमें करना है एनालाइज। ओके, तो इसमें देखो कितने नोड है, 3 नोड है, V1 V2 एंड V3। इसमें कितने, V1 नोड है, V2 नोड है एंड V3 नोड है। एक और नोड है यहाँ पे जिसको हमने ग्राउंड मान लिया। तो 4 नोड थे, उसमें से एक को हमने ग्राउंड मान लिया। अब इसकी खास बात देखो, नोड नंबर 2 पे
कि ग्राउंड और V2 के बीच में डायरेक्टली सोर्स लगा है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो जीरो यानी कि ग्राउंड की तरफ है, तो 0 माइनस V2 बराबर 2, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V2 की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी -2 वोल्ट। यानी कि अगर किसी भी ब्रांच में एक प्रिंसिपल नोड और ग्राउंड नोड के बीच में कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स विदाउट रेजिस्टेंस लगा है तो क्या हो जाएगा, उसमें उसका वोल्टेज हमें डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा। अब नोड 1 पे देखते हैं, इस पे सभी करंट को हम क्या मानेंगे, जाने वाले मानेंगे। नोडल एनालिसिस में ऐसा ही करना सभी लोग कि किसी भी नोड से करंट जो मानेंगे वो सभी करंट बाहर जाने वाले मानेंगे। ठीक है, तो इसको तेजी से करते हैं अपन लोग। तो V1 -5/1 वोल्ट, इससे V3 की ओर जाने वाली करंट V1 -V3/1, इससे V2 की ओर जाने वाली करंट V1 -V2/2। अब V2 की वैल्यू क्या है, -2 वोल्ट है बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 5V1 -2V3 = 8। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। अब V3 पे लगाएंगे हम, देखो ये V3 है, अब नोड V3 पे हम लगा देंगे KCL। तो एक तो करंट जाने वाली करंट 3V है, तो 3V क्या है, जिस डायरेक्शन में हमने करंट मानी है यानी दूर उसी डायरेक्शन में 3V है, तो 3V प्लस के 3V आ गया। अब V1 से V3 से V1 जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, V3 -V1/1, और V2 में जाने वाली करंट V3 -V2/1। ओके, इसके बाद क्या है, V की वैल्यू क्या है, V2 -V1। ठीक है, ऐसे कि हमने सॉल्व किया, ये 3V का करंट है। अब V की वैल्यू क्या, देखो V की वैल्यू क्या आई थी, V2 -V1। देखो ये सवाल में क्या दिया था, क्वेश्चन 15 पे पहुंचे, क्वेश्चन देखो V यहाँ दिया, 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V है, और जो अगर हम पॉजिटिव पार्ट देखें उसका तो V2 -V1। ओके, ये गिवन पोलैरिटी है, सवाल में दिया था, ये ब्लू कलर का है V, तो गिवन पोलैरिटी दिया था इसमें। अब इसको रख दें, V बराबर क्या है, V2 -V1, V2 की वैल्यू -2 वोल्ट माइनस के V1, उसको हमने यहाँ 3V में पुट कर दिया और उसके बाद हमने इक्वेशन बना ली -2V1 प्लस V3 = 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दी हमने। अब इक्वेशन नंबर 3 में 2 का गुणा करके इक्वेशन नंबर 2 पे जोड़ देंगे तो इसका V3 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, वहां पे 5V1 था, यहाँ पे 4V1 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, V1 बचेगा। ठीक है, वहां पे 8 वोल्ट, 8 जो कांस्टेंट है राइट साइड में, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसमें 2 का गुणा होगा तो 8 और 4 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 वोल्ट V1 की वैल्यू आ गई। अभी V1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में उठा के रख देंगे तो V3 की वैल्यू हमारी 26 वोल्ट आ जाएगी। तो V1 V2 V3 हमें तीनों की तीनों पता चल गया है। अब हमें निकालनी है पावर, तो पावर निकालनी है, तो पावर निकालने के लिए क्या होगा, नोड नंबर 2 पे हम क्या लगा देंगे, KCL। अब नोड नंबर 2 दिखाते हैं, यहाँ से I1 इस साइड माना है, I2 इस साइड, I3 इस साइड, I2 डाउनवर्ड साइड। तो हमें करंट I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। I2 क्या आ जाएगा, I2 बराबर माइनस के I1 माइनस के I3। ओके, तो इसको और आगे सॉल्व करने पर माइनस कॉमन ले लिया, I1 की वैल्यू V2 माइनस V1/2, I3 की वैल्यू माइनस V2 माइनस V3/1, दोनों की सबकी वैल्यू रख दी, हमें I2 की वैल्यू 35 एम्पीयर मिल गई। इसके बाद क्या होगा, पावर, पावर कैसे निकलती है, V इंटू आई से। अब हमें मालूम है कि नेगेटिव पार्ट में, नेगेटिव साइन में करंट एंटर कर रही है तो जो पावर डिलीवर्ड होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर किसी बैटरी में नेगेटिव नेगेटिव साइन के अंदर करंट जो है वो एंटर कर रही है तो पावर एब्सॉर्ब जो होगी वो नेगेटिव होगी। ओके, तो इसमें नेगेटिव में एंटर कर रही है करंट, तो 2 × 35 = 70 वाट। सभी को समझ में आया। अगले सवाल पे आते हैं। अब आया है सुपर नोड। अब सुपर नोड भी सुपर मैश की तरह है। अब सुपर नोड क्या होता है, जब दो प्रिंसिपल नोड के बीच में बिना किसी रेजिस्टेंस के एक हमारा वोल्टेज सोर्स जुड़ जाए तो सुपर नोड कहलाता है। तो इसमें हमें V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसको सॉल्व करके करते हैं, आगे देखते हैं। चलो भाई, तो कितने नोड हैं इसमें, एक V1 है, एक V2 है, एक नोड को हम क्या मानेंगे, एक नोड को हम ग्राउंड मान लेंगे, को ग्राउंड मान लिया। ओके, इसका वोल्टेज होगा 0। अब G1 पे हम लगाएंगे यानी एट नोड 1, एट
नोड वन पे देखो सिंपल तरीके से लगा के देखते हैं कैसे लगेगा। नोड वन का वोल्टेज तो हमें मालूम नहीं है, V1 का वोल्टेज हमें नहीं पता, 1 वोल्ट है लेकिन हमें V2 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो ये V1 V2 अभी कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो इस पे लगा के देखें, 2 एम्पीयर करंट तो यहाँ जा रही है, और V1 माइनस 0.1, और यहाँ पे क्या करें V1 माइनस V2 माइनस 1, तो ये ऐसे इस तरीके से नहीं लगेगा, तो हमें सुपर नोड की यूज करना पड़ेगा। अब एट नोड नंबर 1, नोड नंबर 1 पे देखते हैं क्या काम है। देखो नोड नंबर 1 पे KCL लगा दो। क्या है, सबसे पहले तो 2 एम्पीयर करंट बाहर जा रही है, ठीक है, एक करंट और बाहर जाएगी V1 माइनस 0/1 एम्पियर। V1 माइनस 0/1 एम्पियर बना हूं। अब यहाँ हम मानते हैं नोड 1 से इस साइड जाने वाली करंट क्या है, स्मॉल आई, ठीक है। यहाँ बस क्या करना है, हमको सिर्फ स्मॉल आई लिखना है और कुछ नहीं। ओके, इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन 1 बोल देना है। अब नोड 2 सेकंड नोड पे लगाएं तो कैसे लगेगा भाई, यहाँ देखो नोड 2 पे क्या है, ये वोल्टेज V2 है, ठीक है। तो इसमें आने वाली करंट, ये आई करंट यहाँ से जा रही है, तो नोड 2 पे करंट क्या हो रही होगी, आ रही होगी, तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे। I2 करंट नोड 2 पे क्या है, आ रही है पॉजिटिव, तो इसके लिए हम इसको नेगेटिव मानेंगे। और जाने वाली करंट कौन सी हुई, V2 माइनस 0/1, ये भी आ जाएगा। तो ये क्या है, V2 माइनस 0/1। ओके, अगला पार्ट क्या आ जाएगा, V2 माइनस के 2 वोल्ट अपॉन में 1। ओके, V2 माइनस के 2 वोल्ट अपॉन 1 पर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब जो ये आई है, आई करंट है, उसके बारे में देखना है। अब सुपर सुपर नोड की इक्वेशन लिखनी है हमें, है ना। अब जो इक्वेशन है वो सुपर नोड की, सुपर नोड होने वाली इक्वेशन, ये क्या आएगी, देखो 2 + V1/1 प्लस V2/1 प्लस V2 माइनस 2/1 इक्वल टू 0। ये कैसे लगाई हमने, देखो दोनों इक्वेशन को हमने सीधे सीधे जोड़ के लिख दिए। देखो 2 + V1/1, अब प्लस के आई, और नोड 2 पे क्या था, माइनस के I2, है ना। नोड 2 पे क्या था, माइनस के आई, तो दोनों को हमने जोड़ा, दोनों इक्वेशन को, तो ये आई से आई हो गए कैंसिल, प्लस के V2 और प्लस के V2 माइनस 4, दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद हमें सुपर नोड की इक्वेशन मिल गई है। ओके, और एक इक्वेशन और है, ये V1 माइनस V2 क्या है, 1 वोल्ट है हमारे पास, एक इक्वेशन और है, एंड V1 माइनस V2 इक्वल टू 1, ये सुपर नोड पे हमें जो वोल्टेज लगा है उसका डिफरेंस, वोल्टेज सोर्स लगा है बीच में, उसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 है, तो एक इक्वेशन ये भी है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पहले तो इस सुपर नोड वाली इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं, V1 प्लस के 2V2 बराबर 0, और ये V1 माइनस V2 बराबर 1 से देखते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, V1 बराबर रख देंगे V1 प्लस V2, तो 1 प्लस V2 प्लस 2V2 इक्वल टू 0। 3V2 बराबर क्या आ गया, तो V2 बराबर आ गया है 1/3 वोल्ट, माइनस के 1/3, V1 बराबर आ जाएगा, वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आ जाएगा 2/3,
वोल्ट। आंसर आ गया, V1 V2 की वैल्यू हमें मिल गई है। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो वन ही आएगा। जैसे V1 माइनस V2 करो 2/3 माइनस के माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वन ही होगा। अब ये जो अगले सवाल है ये होमवर्क के लिए, इसमें V1 और V2 की वैल्यू ढूंढ के लाना आप लोग ना, और इस सवाल में R की वैल्यू निकालनी है। ओके, थैंक यू।